जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के लोक नाट्य इस टॉपिक के बारे में, और इसका अपने एक सेशन है वो ले चुके थे। देखिएगा, उससे आगे के जो लोक नाट्य हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और हम देखते हैं भी किस तरीके से एग्जाम में उनसे क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है साथियों, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपसे यही अपेक्षा है कि सभी साथी इंटरेस्ट लेते हुए एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। साथियों चलिए देखिएगा, फर्स्ट जिस लोक नाट्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे और वो लोक नाट्य जो रहेगा वो रहेगा साथियों रम्मत। किस लोक नाट्य के बारे में पढ़ना है? रम्मत के बारे में। और रम्मत से क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में। तो देखिए क्या है, सबसे पहले जैसे ही हम रम्मत नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि रम्मत है क्या। तो देखो, पहली बात यह समझना कि रम्मत का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है खेल। क्या होता है? खेल, रमने वाला, यानी कि खेल होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये बात भी याद रखना कि जो खिलाड़ी या रम्मत में जो भाग लेता है उसे क्या कहा जाता है? रम्मतीय कहा जाता है या खिलाड़ कहा जाता है। पहली बात समझ में आई होगी भी रम्मत का मतलब क्या है। रम्मत का मतलब है खेल साथियों, और जो खेलेगा वो क्या खिलाएगा? वो खिलाड़ी कहलाएगा, या जिसे हम बोलते हैं रम्मतीय। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं इसमें इसमें होता क्या है भी, कविताओं को रंगमंच पर नाटक की तरह प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? रम्मत कहलाता है। कविताओं को हम रंगमंच पर एज ए नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ये याद रखिएगा। अब देखो, हमारे दिमाग में ये आता है कि रम्मत के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। तो रम्मत के प्रमुख क्षेत्र जैसलमेर और बीकानेर। याद रखिएगा, रम्मत कहां की है? जैसलमेर और बीकानेर। देखो, रम्मत प्रारंभ हुई कहां से? जैसलमेर से। और रम्मत प्रसिद्ध है कहां की? बीकानेर की। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद साथियों, इसका आयोजन कब होता है? तो आयोजन होली के अवसर पर और श्रावण मास में इनका क्या होता है? आयोजन होता है। देखो क्या बात हमने की भी, रम्मत क्या है? रम्मत का मतलब है खेल। ठीक है, और जो खेलेगा वो खिलाड़ी या रम्मतीय, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें होता क्या है, जो कविताएं हैं उनको रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, याद रखिएगा। और इसका एरिया कौन सा है? जैसलमेर। और कौन सा रहता है? बीकानेर रहता है। ठीक है, जैसलमेर से प्रारंभ और बीकानेर में प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। देखो, रम्मत का उद्भव मैंने बात की, कहां से प्रारंभ हुआ? उद्भव कहां हुआ? जैसलमेर में साथियों, याद रखिएगा। फिर देखो, प्रसिद्ध या लोकप्रिय कहां की है? बीकानेर की है, ये याद रखना। अब एक बात इंपॉर्टेंट अच्छे से याद रखिएगा कि जब रम्मत को शुरू करते हैं तो किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं? तो रामदेव जी के भजन है वो गाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि रामदेव जी के भजन गाकर किस लोक नाट्य को स्टार्ट किया जाता है? तो रम्मत को स्टार्ट किया जाता है साथियों। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में ध्यान रखना, रम्मत खेलने का स्थान जो है वो अखाड़ा कहलाता है। क्या कहलाएगा? अखाड़ा कहलाएगा। उम्मीद है ये बातें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में नेक्स्ट हम और बातें इसके बारे में पढ़ते हैं भी, जैसलमेर में रम्मतों को प्रारंभ किसने किया? देखो, रम्मत प्रारंभ हुई जैसलमेर से। अब एक क्वेश्चन मार्क आया कि जैसलमेर में प्रारंभ किसने किया? तो जैसलमेर में प्रारंभ किया तेज कवि ने। किसने? तेज कवि ने। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि तेज कवि ने कौन सी रम्मतें या की रचना की होगी। तो ध्यान रखिएगा, तेज कवि के द्वारा स्वतंत्र बावनी, मूमल, जोगी भ्रतहरि और छेले तंबोलन, इन रम्मतों की रचना की। देखिएगा,
स्वतंत्र बावनी इंपॉर्टेंट है। क्या चीज याद करनी है? याद रखिएगा, इसमें तेज कवि के द्वारा अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया गया। अंग्रेजों की नीतियों का विरोध, ये बात याद रखनी है। तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी की रचना की, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों का क्या किया? विरोध किया। और ये वही रचना है जो कि 1943 को 1943 को गांधी जी को भेंट की गई थी। गांधी जी को भेंट की गई। ये बात आपको अच्छे से क्या करनी है? याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में आपको अच्छे से याद रखना कि रमते होली पर, अपनों ने बात की थी होली और श्रावण पर प्रस्तुत होती है। तो होली पर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर कब तक? चतुर्दशी तक इसका क्या की जाती है? आयोजित की जाती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है साथियों। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में देखिए, हम रमतों में बात करते हैं बीकानेर की रमत के बारे में। किसके बारे में? देखो, जैसलमेर प्रारंभ हुआ, उसके बारे में हमने पढ़ लिया, तेज कवि सब। अब हम बात करते हैं बीकानेर की रमत के बारे में साथियों। देखिए क्या है, राजस्थान में बीकानेर की रमतें प्रसिद्ध है, लोकप्रिय कहां की है? बीकानेर की। एक बात, अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि इसमें जो रमतिये हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो प्रस्तुत कर रहे हैं रमत को, वो पाटों पर, पाटा मतलब मंच, मंच पर खड़े होकर प्रस्तुति देते हैं, है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि रमत में पाटा संस्कृति कहां की देन है? तो वो देन है बीकानेर की। कहां की है? बीकानेर की। ये बात याद रखिएगा। बीकानेर में रमतों का मंचन पाटों पर होता है। पाटो मतलब स्टेज, पाटो मतलब स्टेज पर। तो पाटा संस्कृति किसकी देन है? बीकानेर की देन है। ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां पर जो रमतें प्रस्तुत की जाती हैं वो एक जाति विशेष के द्वारा, और वो कौन सी जाति है? पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा। किसके द्वारा? पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा साथियों। ये बात याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद में ये चीज याद रखना कि कौन सी जगह फेमस है। तो एक चौक, कौन सा चौक? आचार्यों का चौक जो बीकानेर में है वहां प्रसिद्ध है। ठीक है। और यह ध्यान रखना, आचार्यों के चौक पर कौन सी रमत? अमर सिंह राठौड़ की रमत, अमर सिंह राठौड़ की रमत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, याद रखना है। ठीक है। आचार्यों के चौक में कौन सी प्रसिद्ध है? अमर सिंह राठौड़ वाली, ये ध्यान रखना। अब यदि हम बात करें कि बीकानेर की जो रमतें हैं सारी ओवरऑल, उनमें सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध कौन सी है? तो सबसे ज्यादा फेमस रहती है हडाऊ मेरी रमत। कौन सी रहती है? हडाऊ मेरी रमत रहती है। ठीक है। और जिसका सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल जी पुरोहित के द्वारा। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो हडाऊ मेरी रमत है, हडाऊ मेरी रमत है, इसमें आदर्श पति पत्नी को दिखाया गया है। आदर्श पति पत्नी को दिखाया गया है, या ये बात आपको याद रखनी है साथियों। ठीक है। आदर्श पति पत्नी को दिखाया गया है, और इसमें एक दृश्य, एक सीन आता है। और कौन सा दृश्य आता है? वो आता है 12 गुवाड़ का दृश्य। 12 गुवाड़, याद रखिएगा, 12 गुवाड़ का दृश्य इसमें दिखाया जाता है। तो क्या बात की, देखो, पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है। हमारे यहां पर रमत कहां की फेमस है? बीकानेर की फेमस है, याद रखना है। उसके बाद में कौन सी जाति के द्वारा? तो हमने बात कर ली पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा। कौन सी जगह फेमस है बीकानेर में? तो आचार्यों का चौक। और आचार्यों के चौक की कौन सी रमत फेमस है? तो अमर सिंह राठौड़ वाली। ओवरऑल बीकानेर में सबसे ज्यादा फेमस कौन सी है? हडाऊ मेरी वाली। हडाऊ मेरी में किसको दिखाया गया है? आदर्श पति पत्नी को। और इसका एक दृश्य कौन सा है? 12 गुवाड़, यानी कि गुवाड़ जिसको अपने बोलते हैं भी, एक गांव में जो सांझी जगह होती है, बीच की जो जगह होती है, जिन्हें आप गुवाड़ के वहां, वो। ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो, उसके बाद में देखो,
इन रम्मतों के अलावा और कौन सी रम्मत है? तो एक रम्मत है साथियों मणि रामजीरी रम्मत, मणि रामजीरी रम्मत। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि इसमें द्विअर्थी व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है ना भी, यानी कि अपा केवा नहीं भी इंडिया वाला की एक सारो मोटी प्रॉब्लम है भी, कोई भी बात केवे तो बीका दो अर्थ निकले, है ना। तो उस तरीके से दो अर्थ वाले जो शब्द है उनको यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है बीकानेर की रम्मत के बारे में साथियों, अच्छे से लर्न कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो, जैसे हमने बात की थी कि जैसलमेर की रम्मत या रम्मत प्रारंभ होती है रामदेव जी के भजन के साथ, उसी तरीके से जो बीकानेर की रम्मत है वो किससे स्टार्ट होती है? तो बीकानेर की रम्मत में सबसे पहले जो रम्मत खेली जाती है वो कौन सी है? तो वो है फक्कड़ दातारी रम्मत। कौन सी है? फक्कड़ दातारी रम्मत। याद रखना भी, बीकानेर की रम्मत का प्रारंभ फक्कड़ दातारी रम्मत से होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। फिर यदि हम बात करें कि बीकानेर की रम्मत या इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं, तो याद रखना एक रहते हैं फागू महाराज, एक है सुआ महाराज, फिर है मणिराम व्यास और तुलसीदास जी। ये प्रमुख कलाकार हैं साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़े, उसके बाद में देखो रम्मतों का आयोजन फाल्गुन माह में होली के अवसर पर हमने बात की। वाद्य यंत्र कौन से हैं? तो चंग है, नगाड़ा है और यदि बात करें तो ढोलक है। कौन सा है? ढोलक है। ठीक है, चंग, नगाड़ा और ढोलक, चंग, नगाड़ा और ढोलक, यानी कि चंग, ढोल और नगाड़ा इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रमुख कथाएं जो इसमें प्रस्तुत की जाती है, तो जाट जाटनी, राजा हरिश्चंद्र, ढोला मारू, हिडाऊ मेरी और अमर सिंह राठौड़, ये प्रमुख क्या है? स्टोरियां हैं। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है? लर्न करना है साथियों। उम्मीद करता हूं जो रम्मत लोक नाट्य है उसके बारे में आप समझ गए होंगे। देखो रम्मत क्या है? तो आप कहेंगे मतलब है खेल। ठीक है, कविताओं को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो खेलेगा वो रम्मतिया है। फेमस कहां की? जैसलमेर बीकानेर। जैसलमेर में प्रारंभ हुई और बीकानेर में प्रसिद्ध हुई, ये बात याद रखनी है आपको अच्छे से। ठीक है, एक एक बात को दिमाग में बिठाते चलिएगा साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं और किसी दूसरे लोक नाट्य के बारे में हम बात करते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे चार बैंत लोक नाट्य के बारे में। याद रखना साथियों, इंपॉर्टेंट है ना, छोटा है लेकिन धमाका है ये, है ना, छोटा है लेकिन धमाका है। वो कहते हैं ना छोटा पटाखा बड़ा धमाका, वो सिस्टम है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो देखो क्या है, चार बैंत लोक नाट्य कहां का? पहली बात तो चार बैंत लोक नाट्य अपने यहां फेमस है, कहां का? टोंक का। याद रख लोगे। फिर एक बात याद रखिएगा कि क्या ये टोंक का ही मूलतः है? तो मूलतः ये टोंक का नहीं है साथियों, ये लोक नाट्य अफगानिस्तान का है, अफगानिस्तान का है। ये बात भी आपको याद रखनी है तो अफगानिस्तान का, लेकिन अपने यहां पे कहां फेमस हुआ? टोंक में फेमस हुआ। तो अपने से क्वेश्चन आता है कि चार बैंत लोक नाट्य कहां का है? तो आप कहेंगे टोंक का है। उसके बाद में ये बात याद रखिएगा कि इसमें जो भाषा है, इसकी जो भाषा है वो कौन सी भाषा का यूज होता है? तो पश्तो भाषा का यूज होता है। कौन सी भाषा का यूज होता है? पश्तो भाषा का यूज होता है। ये बातें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए अपने बात करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो क्या हमसे पूछा जाए, प्रवर्तक कौन है चार बैंत के? चार बैंत के अब्दुल करीम खां और खलीफा खां इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। अब याद रखना कि शहादत अली खां, जो नवाब शहादत अली खां थे, यह चार बैंत के कलाकारों को कहां लाए थे? टोंक लाए थे। लेकिन यह क्लियर करना
कि ये चार बैंत जो लोक नाट्य है लाए जरूर शहादत खाते, लेकिन किसके समय में प्रारंभ हुआ? तो टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय में। किसके समय में? फैजुल्ला खां के समय में प्रारंभ हुआ, प्रसिद्ध हुआ। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। चलिए बात करते हैं। पठानी मूल का है, अफगानिस्तान का है, ठीक है, और अपने यहां पे टोंक में प्रसिद्ध हुआ, मैंने बता दिया। इसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है? तो डफ वाद्य यंत्र यूज होता है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अच्छे से याद रखनी है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाम जरूर इसका चार बैंत है, लेकिन यह जो है ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। सुन लेना अच्छे से, कौन कौन सा? देखो इसके जो 5 प्रकार है, पहला प्रकार है हमद। कौन सा है? हमद है। दूसरा है आशिकाना। कौन सा है? आशिकाना। तीसरा है कमाज खाना, ठीक है, और चौथा है यदि बात करें नात, और यदि पांचवा है वो है रकीब खाना। देखो क्या है ये, देखिएगा भी, यदि खुदा की शान में, देखो पश्तो भाषा में है इसलिए ऐसे वर्ड इसमें यूज हो रहे हैं। तो हमसे पूछा जा सकता है कि चार बैंत कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का। यदि खुदा की शान में चार बैंत लोकनाट्य किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? हमद कहलाता है साथियों। और याद रखिएगा, यदि प्यार मोहब्बत के संदर्भ में किया जाता है तो आशिकाना कहलाता है, और यदि गाली गलोच में किया जाता है ना, व्यंग्यात्मक किया जा रहा है, तो वो कौन सा? कमाज खाना कहलाता है। और हुजूर की शान में यदि चार बैंत किया जाएगा तो वो नात कहलाता है। और याद रखिएगा कि कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में यदि चार बैंत किया जाता है तो वो रकीब खाना कहलाता है। तो क्या याद किया कि अपने यहां चार बैंत टोंक का है, लेकिन है कहां का? अफगानिस्तान का। इसमें भाषा कौन सी यूज की जाती है? पश्तो यूज की जाती है। किसके समय में प्रारंभ हुआ? तो नवाब, टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय में। और कलाकार या प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखना, करीम निहंग खां थे। करीम निहंग खां, करीम खां जिसको अपने याद करते हैं, वो इसके क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। कितने प्रकार का? नाम चार बैंत, लेकिन प्रकार 5 है। हमद है, नात है, आशिकाना है, और कौन सा है? रकीब खाना है, और कमाज खाना है। याद रखिए। और वाद्य यंत्र कौन सा है साथियों? डफ है। उम्मीद करता हूं चार बैंत आपको अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप साथियों इसको लर्न कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट जिस लोक नाट्य के बारे में हम बात करते हैं वो है तमाशा। देखिए पहला क्वेश्चन यही है कि तमाशा लोक नाट्य इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछा जा रहा है, खूब चर्चा में है ये। यदि हमसे पूछा जाए कि तमाशा लोक नाट्य कहां का है, तो याद रखिएगा साथियों, ये है जयपुर का। कहां का रहता है? जयपुर का है। तमाशा जयपुर का है। जैसे चार बैंत कहां का था? टोंक का। तमाशा कहां का है? जयपुर का। चलिए देखिए, क्या ये मूलतः जयपुर का है? तो नहीं साथियों, यह मूलतः कहां का है? महाराष्ट्र का है। कहां का है? महाराष्ट्र का। अब दिमाग में ये आता है कि यह महाराष्ट्र से जयपुर कैसे आया? तो याद रखना कि जो शासक थे प्रताप सिंह, कौन? प्रताप सिंह। यह महाराष्ट्र के कलाकार बंशीधर भट्ट को यह महाराष्ट्र से कहां लेके आए? जयपुर लेके आए। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र से कहां आ गया? जयपुर आ गया। इस बात को याद रखना है साथियों। चलिए, तो महाराष्ट्र का है, अपने यहां जयपुर का फेमस, क्लियर करना। इसका जो प्रारंभ है वो प्रताप सिंह के समय में हुआ, अभी हमने बात की। लेकिन पहली बार जो ये तमाशा है वो प्रस्तुत किसके समय में किया गया? यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, जब जयपुर नहीं था, बसा नहीं था, तो मान सिंह प्रथम के समय में, ठीक है, मोहन कवि ने, किसने? मोहन कवि ने धमाका मंजरी तमाशे का आमेर में प्रदर्शन किया था। तो आमेर में सबसे पहले
प्रस्तुत किया गया तमाशा कौन सा था? तो धमाका मंजरी था। उसको प्रस्तुत किसने किया था? मोहन कवि ने किया था। किसके समय में किया था? तो मान सिंह प्रथम के समय में। लेकिन तब याद रखना, तब इसका प्रारंभ नहीं माना जाता, इसका प्रारंभ माना जाता है प्रताप सिंह के समय से। ये बात क्लियर कर लीजिएगा। प्रवर्तक कौन है? बंशीधर भट्ट है। ठीक है। और याद रखना संगीत नाट्य और गायन, संगीत नाट्य और गायन तीनों की प्रधानता इसमें होती है। आराम से हमें इसके बारे में क्या रहेगा, याद रह जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट उसके बाद हम इसके बारे में और बातें पढ़ते हैं। तो जहां पर इसका मंचन होता है, खुला मैदान होता है जहां पर इसका मंचन किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? अखाड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अखाड़ा बोलते हैं। याद रखिएगा। अब तमाशा जो प्रस्तुत किया जाता है, कौन कौन से तमाशे प्रस्तुत किए जाते हैं, उससे क्वेश्चन आता है। तो अच्छे से याद रखिएगा कि होली के दिन जो तमाशा प्रस्तुत किया जाता है वो जोगी जोगन का तमाशा। कौन सा होता है? जोगी जोगन का तमाशा। और होली के अगले दिन, या मैं कहूं साथियों, क्वेश्चन आ सकता है धुलंडी के दिन। किस दिन? धुलंडी के दिन कौन सा तमाशा है? तो याद रखना कौन सा है? हीर रांझा है। कौन सा है? हीर रांझा वाला है। ओके। चैत्र अमावस को, चैत्र अमावस को कौन सा है? गोपीचंद है। कौन सा है? गोपीचंद है। और शीतलाष्टमी को कौन सा है? तो जूठन मिया का तमाशा है। देखो एक क्वेश्चन का आंसर बताइए साथियों। यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि चैत्र कृष्ण एकम को, चैत्र कृष्ण एकम को कौन सा तमाशा प्रस्तुत किया जाता है, क्या आप बता सकते हैं? क्या मेन कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, बताना है मेरे को कि चैत्र कृष्ण एकम को कौन सा तमाशा है वो प्रस्तुत किया जाता है। जो तमाशे प्रस्तुत किए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए भी। होली के दिन जोगी जोगन, ठीक है, होली के दूसरे दिन हीर रांझा, और चैत्र अमावस को गोपीचंद, और शीतलाष्टमी को जूठन मिया। याद रखना है आपको, अच्छे से क्लियर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करें प्रसिद्ध कलाकार इसके, तो कौन से हैं? तो गोपीचंद है, वासुदेव भट्ट है, वंशीधर भट्ट है, और फूलजी भट्ट है। ठीक है, यानी कि भट्ट परिवार का तमाशे में अच्छा योगदान है साथियों, ये याद रखिए। उसके बाद में गोहर जान। देखो एक बात याद रखना कि गोहर जान जयपुर की एक नृत्यांगना थी, एक डांसर थी, नृत्य करने वाली महिला थी। ठीक है। जैसे ही तमाशा लोक नाट्य जयपुर आता है तो ये तमाशे की विद्या को सीखती है और उसमें शामिल हो जाती है। तो याद रखना कि गोहर जान तमाशा लोक नाट्य की महिला कलाकार है। प्रथम महिला कलाकार कौन सी है? गोहर जान है। याद रखिएगा। फिर है प्रमुख वाद्य यंत्र। तो प्रमुख वाद्य यंत्र हारमोनियम है, तबला है, और कौन सा रहता है? तो सारंगी है। ठीक है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट बात साथियों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। यदि हमसे पूछा जाए कि तमाशा लोक नाट्य किन विद्याओं का मिश्रण है, तो तमाशा जो लोक नाट्य है उसमें अपने को जयपुरी ख्याल का कुछ झलक दिखाई देगी और ध्रुपद गायकी की हमें झलक दिखाई देगी। यानी कि जयपुरी ख्याल प्लस कर दिया जाए ध्रुपदी गायकी को तो क्या बनेगा? तमाशा लोकनाट्य बनेगा। इस बात को याद रखना, एग्जाम में हमसे पूछ सकते हैं साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट साथियों हम बात करते हैं लीलाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रासलीला और फिर किसके बारे में? रामलीला। ठीक है, चलिए देखिएगा, हम बात करते हैं रासलीला। पहले रासलीला के बारे में पढ़ते हैं। देखो रासलीला है क्या? तो भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित है ना। तो याद रखना भी कृष्ण जी के जीवन पर आधारित जिन जो घटनाएं हैं उनका यदि मंचन किया जाता है तो रासलीला कहलाती है। और एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि रासलीला के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य है। कौन है?
वल्लभाचार्य है। उसके बाद में आपको याद रखना है इसके प्रसिद्ध कलाकार, रासलीला को प्रसिद्धि दिलाने वाले शिवपाल कुमावत है साथियों। और याद रखिएगा कि शिवपाल कुमावत ने इन्हें भरतपुर क्षेत्र यानी कि पूर्वी राजस्थान में क्या किया, प्रसिद्ध किया। और यदि हमसे सीधा पूछ लिया जाए कि रासलीला कहां की फेमस है, तो याद रखिएगा साथियों, पहले नंबर पे आपको देखना है कामाडींग। और यदि कामाडींग ऑप्शन में नहीं है तो याद रखिएगा फुलेरा की। और फुलेरा कहां पे है, जयपुर में है। फुलेरा कहां पे है, जयपुर में है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके अन्य कलाकारों का बात करें तो राम स्वरूप जी और कौन से हैं, हरगोविंद जी हैं। प्रमुख केंद्र हमने बात कर ली है, फुलेरा जयपुर और कामाडींग रहता है। अच्छे से हमें इसके बारे में लर्न होना चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में साथियों हम बात करेंगे रामलीला, यानी कि भगवान श्री राम जी से संबंधित, कृष्ण जी से संबंधित रासलीला थी। और भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित जो नाट्य है वो क्या कहलाता है, रामलीला कहलाता है। चलिए बात करते हैं। यदि हमसे पूछा जाए प्रवर्तक तो आप कहेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी है। फिर यदि हमसे पूछा जाए प्रमुख केंद्र तो याद रखना कहां कहां की रामलीला है वो फेमस है, तो अच्छे से याद कीजिए। एक तो है बिसाऊ की रामलीला, पाटुदा की रामलीला, भरतपुर की और अटरूबारा की। इसके अलावा मांगरोल बारा की भी रामलीला है वो फेमस है। देखो क्या विशेषताएं हैं, क्या चीज है उसको हम पढ़ेंगे। तो बिसाऊ की रामलीला फेमस है, तो बिसाऊ की मूक रामलीला फेमस है साथियों, बिसाऊ की मूक रामलीला फेमस है। यदि पूछा जाए पाटुदा कोटा में तो सुनियोजित रामलीला कहां की है, कोटा की है। ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, कोटा की सुनियोजित रामलीला है। और ध्यान रखना यहां का रावण वध जो है वो प्रसिद्ध है। उसके बाद में एक ऐसी रामलीला जहां पर धनुष भगवान श्री राम के द्वारा न तोड़कर किसके द्वारा तोड़ा जाता है, जनता के द्वारा तोड़ा जाता है। और वो जो रामलीला रहती है वो रहती है साथियों अटरूबारा की, जनता के द्वारा क्या किया जाता है, धनुष को तोड़ा जाता है। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद में भरतपुर में मंदिर है वेंकटेश मंदिर और वहां की रामलीला फेमस है। उसके बाद में मांगरोल बारा के बारे में बात करें तो यहां पर डाई कड़ी की, कौन सी, डाई कड़ी, कड़ी किसको कहते हैं, एपिसोड को बोलते हैं साथियों, किसको बोलते हैं, एपिसोड को बोलते हैं। तो डाई एपिसोड की रामलीला, डाई कड़ी की जो रामलीला है वो कहां की फेमस रहती है, मांगरोल बारा की फेमस रहती है। तो इसको आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है, याद करना है साथियों। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं सनकादियों की लीला, लास्ट लीला, इसको पढ़ेंगे फिर क्लास को ऑफ करेंगे। देखो सनकादियों की लीला चित्तौड़ और भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है जो शरद पूर्णिमा को होती है साथियों। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना कि गोसुंडी में लीला आश्विन में 3 दिन तक खेली जाती है, जिसमें किसका प्रदर्शन किया जाता है, तो नरसिंह अवतार राजा हिरण्यकश्यप को मारते हैं। यह प्रदर्शन किस में हो रहा है, सनकादियों की लीला में, याद रखना। इसके बाद में देखो बस्सी में यह लीला कार्तिक पूर्णिमा को खेली जाती है। और यह बात भी याद रखना है, एक और इंपॉर्टेंट बात, कि आबू क्षेत्र में जो गरासिये हैं गणगौर पर गौर लीला करते हैं। तो गौर लीला कहां की फेमस हो गई, आबू की फेमस हो गई। कहां की फेमस है साथियों, आबू की फेमस है। तो उम्मीद करता हूं आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, जितनी भी बातें पढ़ी है आपने अच्छे से एक एक बात को सीखने का प्रयास किया होगा। आज के सेशन में हम इतना सा पढ़ेंगे, बाकी के जो लोकनाट्य हैं, लोकनाट्यों का जो लास्ट सेशन होगा वो अपने कल पढ़ेंगे। तो एक एक बात को अच्छे से पढ़ते जाइए, अपने नोट्स है वो बनाते जाइए, अपडेट करते जाइए और अपने लक्ष्य को हिट कीजिए साथियों। आज के लिए इतना सा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। थैंक यू सभी साथियों का, धन्यवाद।